नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय में द्वितीय प्रश्न पत्र बी ऑप्शनल यूनिट सी में दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों का प्रथम चरण का अध्ययन करेंगे। इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को बम्बई के एक परिवार में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नेटिव एजुकेशन सोसाइटी बम्बई में हुई थी। इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की और बाद में वहीं प्रोफेसर भी हुए। यह प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए 1893 में चुने गए और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे थे। दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों को हम विभिन्न बिंदुओं में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है निर्धनता एवं उसका मापन। दादा भाई नौरोजी ने धन के स्थान पर भारतीय निर्धनता के कारण व प्रकृति को जानना चाहा। नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासनकाल में भारत में व्याप्त गरीबी का बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किया है। वह पहले भारतीय आर्थिक विचारक थे जिन्होंने भारत की निर्धनता के कारण ही भारतीयों का जीवन स्तर निम्न है ऐसा पाया, और उन्होंने बताया कि भारतीयों के पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है और भारत गंभीर रूप से गरीब और दरिद्रता में दबा हुआ है। दादा भाई के आर्थिक विचारों में समय के साथ उदारता के स्थान पर उग्रता ही देखने को मिलती है। 1881 में भारत की आर्थिक स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण, हृदय विदारक व खून खौलाने वाली उन्होंने बताया था। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय गुलामी की तुलना में अमेरिकी दास प्रथा को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि सत्य तो यह है कि भारतवासी एक प्रकार के दास हैं। उनकी दशा अमेरिकी दासों से भी बुरी है, क्योंकि अमेरिकी दासों के स्वामी अपनी संपत्ति के रूप में अपने दासों की देखभाल तो किया करते हैं। अब हम दूसरा बिंदु पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय आर्थिक विचारक थे जिन्होंने भारत में निर्धनता का मात्रात्मक मापन हेतु राष्ट्रीय आय की गणना की। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय आय की संगणना केवल अनुमान मात्र नहीं, बल्कि उनकी संगणना एक निश्चित वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। उन्होंने वस्तुतः उत्पादन संगणना विधि का प्रयोग किया। उन्होंने कुल वार्षिक कृषि उत्पादन में खान कारखाने, मछली उद्योग के अनुमानित उत्पादन के साथ साथ अल्प मात्रा में विदेशी व्यापार के लाभ तथा दैनिक उत्पादों को शामिल करते हुए 1867-68 यानी 1867-68 की राष्ट्रीय आय की तुलना की। उन्होंने बताया कि 1867-68 में 17 करोड़ भारतीयों की कुल आय मात्र 3.4 अरब रुपये थी। इस आधार पर प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये वार्षिक निकलती है, जो भारत की निर्धनता का प्रतीक है। उनके अनुसार न्यूनतम 34 यानी 34 रुपये जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक है, लेकिन उस समय केवल औसत आय 20 रुपये थी, जो कि व्यापक निर्धनता का सूचक है। दादा भाई नौरोजी का अगला सिद्धांत निकासी का सिद्धांत है, जिसका तात्पर्य भारत से पूंजी का प्रवाह ब्रिटिश शासन की ओर होना है। इसमें निकासी सिद्धांत के अनुसार
निकासी का तात्पर्य भारत की राष्ट्रीय संपत्ति तथा कुल वार्षिक उत्पादन का एक भाग ब्रिटेन को भेजा जाना है, जिसके बदले भारत को कोई समुचित आर्थिक व भौतिक लाभ नहीं मिलता। निकासी सिद्धांत वसुधैव उन तरीकों की व्याख्या करता है जिसके फलस्वरूप भारतीय संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश हितों की पूर्ति हेतु किया गया। निकासी की मात्रा। दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम निकासी संबंधी गणना प्रस्तुत की और बताया कि 1835 से 1872 की निकासी की मात्रा की अवधि में रेलवे के प्रदत्त ब्याज की सारणी किस प्रकार है। इसे आप अपनी पुस्तक से भी देख सकते हैं। निकासी के तरीके। 1893 से 1892 तक की अवधि में निकासी की कुल मात्रा उन्होंने 359 यानी 359 करोड़ रुपए बताई। उन्होंने बताया कि यदि सरकारी ऋण पर वसूली राशि 71 करोड़ रुपए की ब्याज को हम निकाल दें तो भी 288 करोड़ रुपए की निकासी तो निश्चित है। उन्होंने बताया कि 1905 में लगभग 3 करोड़ 40 लाख पाउंड अथवा 515 करोड़ रुपए के सामान की प्रतिवर्ष देश से निकासी हो रही है। इसे विद्यार्थी अपनी परीक्षा में भी लिख सकते हैं कि 1905 में लगभग 3 करोड़ 40 लाख पाउंड अथवा 515 करोड़ रुपए के सामान की प्रतिवर्ष देश से निकासी हो रही है। अब पढ़ते हैं हम निकासी के तरीके। पहला होता है हानिप्रद निर्यात। संपूर्ण ब्रिटिश काल में भारत के निर्यात आयातों की तुलना में अधिक थे। विदेशी व्यापार संतुलन सदैव भारत के पक्ष में रहा, यानी भारत से निर्यात अधिक मात्रा में होता था। लेकिन फिर भी भारत के निर्यात के संदर्भ में नौरोजी ने जो तथ्य प्रस्तुत किए वह चौंकाने वाले थे। उन्होंने बताया कि 1883 से 92 के मध्य कुल शुद्ध निकासी की मात्रा 288 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 118 करोड़ रुपए की राशि विदेशी व्यापार के लाभों से अर्जित थी। ब्रिटिश पूंजी का भारत में निवेश। ब्रिटेन प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश भारत में करता था और उस पर प्राप्त होने वाली आय भारत में विनियोजित नहीं होती थी। भारत में इस निवेश का प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी से ही हो गया था। निवेश हेतु पूंजी मूलतः भारतीय माल के लूट खसोट से ही प्राप्त की गई। निवेश मुख्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता था जहां से ब्रिटिश हितों की पूर्ति हो सके, जैसे आधारभूत संरचना, रेलवे, संचार साधन, बंदरगाह, जहाजरानी। दूसरा, निर्यात हेतु प्राथमिक उत्पाद जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़। तीसरा, खनन, मुख्यतः कोयला, सोने का खनन। और सेवा क्षेत्र, बीमा, बैंकिंग, वित्त आदि। तीसरा, ट्रेड को निजी यानी प्राइवेट प्रेषण, प्राइवेट रेमिटेंसेस, यानी किसी दूसरे देश को जब अपने देश से पैसा भेजा जाता है निजी व्यक्तियों द्वारा तो उसे रेमिटेंसेस कहते हैं। ब्रिटेन को धन का निजी प्रेषण भी आर्थिक निकासी का मुख्य स्रोत था। दादाभाई नौरोजी के अनुसार इस प्रेषण को 1 करोड़ पाउंड प्रतिवर्ष ज्ञात किया। इसमें प्रमुख थे बिस्कुट, बियर आदि के क्रय हेतु, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के भारत में ही क्रय हेतु, स्वयं के बाहर रह रहे परिवारों के भरण पोषण हेतु, विदेशों में निवेश के लिए व्यक्तिगत बचतों हेतु और प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी व 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित भंडारों की खरीद हेतु। इस प्रकार हमने दादाभाई नौरोजी के प्रमुख कुछ विचारों को प्रथम चरण में अध्ययन किया। दूसरे वीडियो में हम इससे आगे दादाभाई नौरोजी के कुछ आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और हम दूसरे वीडियो में दादाभाई नौरोजी के अन्य विचारों की चर्चा करेंगे।